पड़ेगा, ये हम लोग अक्सर सुनते हैं, समझते हैं और जानते भी हैं, जिसके वजह से हम लोग 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज पे जाते हैं। तो जब हम हिसाब मांगते हैं उन वक्त की ज़मीनों का, उनके यूसेजेस का, तो और लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं, क्यों डिजिटलाइजेशन नहीं चाह रहे हैं, क्यों पारदर्शिता नहीं चाह रहे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको भी सोचना चाहिए। इन सवालों के जवाब क्या आपके पास है, और यदि है तो क्या आपके जवाब सही हैं या गलत है। आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि जब हम पैसे अपने घर में देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, हम उनसे भी हिसाब मांगते हैं। घर पे काम करने वाले मुलाजिमों को देते हैं, उनसे भी हिसाब मांगते हैं। ये तो वक्त की बात है जो कि हमने अल्लाह के नाम पे कर दी है। तो क्यों ना हमें वो हिसाब मिले और क्यों ना हम वो हिसाब मांगे, क्यों ना हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच में हमारे एक राष्ट्रीय संयोजक हैं जो कि चेयरमैन भी रह चुके हैं वक्फ बोर्ड के राजस्थान के, अबू बकर साहब को। उनको मैं आमंत्रित करती हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सवाल हैं जिनका सामना किया है और शायद इसी वजह से आज भी वो वक्फ की ज़मीनों के लिए राजस्थान में लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। और ऐसे बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अन्य पार्टियों के बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा ले रखा है। अब समय आ गया है हमें उस कब्जे को छुड़ाने के लिए, इस अमेंडमेंट बिल को पास करवाने के लिए। शुक्रिया बहन, आज यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कई संगठनों के मार्गदर्शक, संरक्षक, हमारे बड़े भाई साहब सम्मानीय इंद्रेश जी भाई साहब, राष्ट्रीय संयोजक जनाब अफजाल साहब, शाहिद अख्तर साहब, सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई बिल आता है, केंद्र सरकार लाती है या मोदी सरकार लाती है किसी बिल को, तो लाने के साथ ही विरोध शुरू हो जाता है, बगैर ये देखे कि इसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। क्या ट्रिपल तलाक जैसा बहुत बेहतरीन बिल हो जिसमें करोड़ों बहनों को उसके अंदर बहुत फ़ायदा, बहुत सुकून मिला है, चाहे 370 वाला हो जिसको कश्मीर वालों को बहुत सुकून मिला है, चाहे राम मंदिर वाला हो जो पूरे देश के अंदर एक सुकून देकर एक शांति दी है। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड आते ही, ये बिल आते ही, अधिनियम 1995 वाला, और इसकी शुरुआत हो गई कि क्यों आ रहा है मुसलमानों की वक्फ की जायदादें खरीदने के लिए या उसको गलत तरीके से काम में लेने के लिए या छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, जो बहुत गलत है। ये मैं आपको छोटे छोटे कुछ टिप्स देना चाहूँगा। उसकी वजह क्या है कि आप लोगों को सामना करना पड़ेगा अपने स्टेटों में, अपने ज़िलों के अंदर, कि ये देखिए ये ऐसा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सनातनी धर्म वालों को, हिंदू भाई को इसमें सदस्य क्यों बनाया जा रहा है, इसमें प्रतिनिधि क्यों बनाया जा रहा है। यकीन मानिए, जब बोर्ड में कोई मीटिंग होती थी और कोई मसला ऐसा होता था जिसमें करारदार सनातनी होता था या ज़मीन सनातनी होती थी, उस मीटिंग में बोर्ड में एक भी गैर मुस्लिम नहीं होता था। चाहे बार काउंसिल का मेंबर ले लीजिए, चाहे मुतवल्ली ले लीजिए, चाहे सेक्रेटरी ले लीजिए, चाहे चेयरमैन ले लीजिए, चाहे शिया मेंबर ले लीजिए, चाहे सुन्नी मेंबर ले लीजिए, ये जितने भी मेंबर होते थे मुस्लिम होते थे। तो जब इसका डिसीजन होता था तो मैसेज ये जाता था कि साहब हिंदू समाज का था, इसलिए एक तरफा सभी मुसलमानों ने कर दिया। अगर एक कोई सनातनी धर्म वाला भी इसमें बैठ जाता है तो ये पारदर्शिता होती है। मैसेज जाता है कि देखिए इसमें जो डिसीजन हुआ इसमें आपका भाई भी एक बैठा हुआ था, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। एक शिया बहन बैठती है, शिया बैठती है, अधिकारी बैठते हैं, एक वहाँ पर सनातनी भाई बैठता है। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने जहाँ पर भी दिक्कत आए कि हिंदू को क्यों समाज सम्मिलित किया जा रहा है, कहाँ ज़रूरत आ रही है, इसको इसलिए ज़रूरत है कि उनकी ज़मीन की जब जद्दोजहद होती है तो भाई हमारे बीच में बैठा रहता है बोर्ड के अंदर, तो उसका हमारा ये होता है कि इसमें पारदर्शिता चल रही है, किसी भी तरीके से परेशानी नहीं है। दूसरा, 5 साल तक उसका मालिकाना हक होना चाहिए। मैंने देखा है कि कोई भी आकर किसी भी ज़मीन को लेकर दूसरे दिन 16 नंबर फार्म भर के दे गया और उसको वक्फ बोर्ड के अंदर इंदराज कर गया। मैंने कहा इसके जो मूल डॉक्यूमेंट्स है, इसके मुख्य जो वो है कि कहाँ से इसने खरीदी थी को है, उसका कागजात क्यों नहीं, सभी सिस्टम में 16 फार्म भर दें और इसको ले लें। बाद में कोई दिक्कत आएगी तो कोर्ट में आ जाए। कौन से कोर्ट में? ट्रिब्यूनल में। जहाँ पे एक तरफा अगर कोई आदेश जाता है तो वहाँ पर जाकर उसका आदेश के अंदर उसको खाली कराने के आदेश हो जाते हैं। कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते,
तो आप और हमको ये जवाब देना होगा उनको कि इसलिए सनातनी भाई को लाना चाहिए, इसलिए 5 वर्ष की उसकी मालिकाना हक होना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई कमी नहीं हो। एक दफ़ा जब मैंने मीटिंग दी वहाँ पर 16-17 के अंदर भाई साहब के आशीर्वाद से, संघ परिवार के आशीर्वाद से मुझे चेयरमैन रहने का मौका मिला, तो वहाँ पर कम से कम 7-8 IAS थे, रेवेन्यू बोर्ड के भी थे, वक्फ बोर्ड के भी थे, दूसरे भी थे। तो वहाँ पर वो एक बात के जो मेरे दिमाग में दिल में रही लेकिन कह नहीं सका, वो आज याद है जब ये बिल आया। उसके अंदर ये आया कि साहब जो भी बोर्ड के अंदर एप्लीकेशन दे जाता है, फॉर्म नंबर 16 दे जाता है, इंदिराज कर लेते हैं और इंदिराज करते हैं वक्फ बोर्ड की हो गई। बाद में चलता है कि नहीं साहब ये तो मेरी थी, मेरे किसने वो कर दी, वक्फ कर दी, तो कहते हैं केस कर लो, फिर इसका केस कर दो ताकि जो भी डिसीजन हो जाए। खामोखा में कोर्ट केस हुआ, खामोखा उसे बिना किसी वजह से परेशानी में उलझ गया जिसकी ज़मीन को किसी ने वक्त में दे दी। तो ये जवाब हमें जो कहें 100% सवाल चल चुके हैं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि ऐसा वक्फ बोर्ड बिल क्यों आया। तो आप लोगों को वहाँ पर जाकर जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके 5% अंशदान जो इनकम का होता है उसका 7% दिया जाता है, वो उसी का दिया जाता है जो 1 लाख से ज़्यादा इनकम होती है। जहाँ पर 50,000 60,000 ये होती है। अभी जो नया बिल आ रहा है इसके अंदर कह रहे हैं साहब 5,000 से ज़्यादा कहीं पे इनकम हो रही है तो इसके अंदर आपको 5% देने में कहाँ दिक्कत आ रही है। 7% से कम लाया गया है, 5% किया गया है। 5,000 की इनकम में 250 रुपये आप वक्फ बोर्ड में दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। 5 लाख कमा रहे हैं तो उसमें जरा सा आ रहा है, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन जब मैं चेयरमैन बना तो आप ताजुब करेंगे, बड़े बड़े मुझ पर इदारों पर 30-30 लाख 35-35 लाख उन पर ड्यू थे। क्यों नहीं दे रहे कि साहब कौम की खिदमत कर रहे हैं। कौन सी खिदमत कर रहे हैं। पहले तो 7% बोर्ड में तो दीजिए, कर्मचारी को 2-2 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रही और आप किरायानामा नहीं दे रहे। तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही कि कर्मचारियों को भी ज़रूरत नहीं, बगैर तनख्वाह के उनका घर चल रहा है। कैसे चल रहा है, किस तरीके से वो किराया लेने जा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर उगाइयाँ चल रही, कोई किसी तरह से उसके अंदर पारदर्शिता नहीं है। तो इन बातों को जब देखते हैं तो वक्फ बोर्ड के अंदर कई कमियां थी, उनको देख देख कर परेशान होकर आप यकीन कीजिए 6 महीने भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं रह सका और उन तकलीफों को देख देख के शुगर आ गई कि इतना हो रहा है। अंदर बाढ़ खेत को खा रही है। समाज जो जिसके 50 हज़ार किराया देना चाहिए समाज वालों को, उससे 500 दे रहा है, 1,500 दे रहा है, 2,000 दे रहा है और उसको ज़रा से बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि चेयरमैन ऐसा आ गया, गलत चेयरमैन आ गया, इससे बढ़ा रहा है, मुस्लिमों को बढ़ा रहा है। अरे तो 2 लाख रुपये कमा रहा है महीने के, इसके अंदर 5,000 अगर तो किराया दे रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। और अगर तू किराए से ले रखा 5,000 में तो दूसरे को तो 50,000 में दे रखा। ये कि तेरी इंसानियत है। और वो भी वक्त के साथ जिसको अल्लाह ताला के नाम की जो जायदाद होती है उसको इतना वो कर रहा फर्जीवाड़ा कि 5,000 में किराए में ले ली और 50,000 में दूसरे को दे दी। तो इस चीज़ भी बहुत बड़ी ट्रिब्यूनल वाला था। ट्रिब्यूनल के लिए हाई कोर्ट इस नए संशोधन के अंदर जो केंद्र सरकार ला रही है कि कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकती है। मुसलमानों को सीना ठोक के कहना चाहिए, जाना चाहिए, वहाँ पे न्याय मिलेगा। सिर्फ ट्रिब्यूनल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उस चीज़ को भी नेगेटिव लेते हुए कर रहे हैं सब, इस तरह ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। इसी तरीके से सर्वे आप यकीन कीजिएगा कि 2 साल में चेयरमैन रहा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि सर्वेयर क्यों कौन होता है, कैसे जाता है। किसी को भेज दिया करते, मालूम करिए, जांच करिए, वहाँ से मिलकर रिपोर्ट दे दिया करता था कि इसके अनुसार इसका होना चाहिए और इसका नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए, छोटी सी बात है जो समझने वाली बात है, अगर कलेक्टर उसका जिम्मेदार बनता है, डिप्टी कलेक्टर उसका जिम्मेदार बनता है, तो उस ज़िले में उसका प्रभाव होता है कलेक्टर का। तहसील के अंदर डिप्टी कलेक्टर का प्रभाव होता है। वक्फ बोर्ड की कोई ज़्यादा तक लिए ऐसे कोई मसला जाता है तो 1 मिनट में अगर कलेक्टर एसपी को फ़ोन कर देता है या डिप्टी कलेक्टर वहाँ के जो एसपी को फ़ोन कर देता है तो वहाँ पे सेना जाके, पुलिस जाके खड़ी होकर कहती है इसको किस तरीके गलत कर रहे हैं। आज वो सर्वेयर जाता था और वो वहाँ पर जाकर बैठता, ऑफिस में था वक्फ बोर्ड के में, और कभी बाड़मेर जा रहा, कभी नागौर जा रहा, कभी किधर जा रहा, उसे यही पता नहीं मैं जाऊँगा तो वहाँ किसकी जानकारी करूँगा, किससे जानकारी करूँगा। और जो भी जैसी तैसी होती थी आके और बता देता साहब ये इसके अंदर होना चाहिए। रेवेन्यू बोर्ड, जायदादें रेवेन्यू बोर्ड में अगर इंदराज होती हैं तो किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा होने का चांस नहीं रहता। रेवेन्यू बोर्ड में इंदराज नहीं है बहुत सी ज़मीन, 60% 70% क्यों नहीं है कि रेवेन्यू बोर्ड में इंदराज कराने के लिए उसका रिकॉर्ड्स मांगते हैं। किस आदमी ने इसको आपको वक्फ किए है, उस आदमी से पूछ ली कि ये जो वक्फ किए इसके कागजात आपके पास कहाँ हैं, इसका मालिकाना हक आपके पास है या नहीं है। अगर आपके पास मालिकाना हक होगा तभी इस बात की जिम्मेदारी होगी कि रेवेन्यू बोर्ड के अंदर उसको इंदराज कर ली जाए। तो वक्फ बोर्ड भी नहीं चाहता कि इनको इंदराज करवाया जाए और लोग भी चाहते हैं नहीं ऐसे चलने दिया जाए। हर तरीके से आप तो ये देख लीजिए, जब से केंद्र सरकारों ने मुस्लिम हक के अंदर कोई बिल लाए हैं, विपक्ष ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया।
बरसों तक इन्होंने राज किया, बरसों तक मुसलमानों को किस तरीके से उन्होंने दलित से बदतर हालत कर दी, एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं रखा। और अब जब ऐसी सरकार आई है 10 साल से, जो मुस्लिम हक में बेटियों की भी सोच रही है, बहनों की भी सोच रही है, कश्मीरियों की भी सोच रही है, और अब वक्फ बोर्ड, जो कि मैं समझता हूँ डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी जायदाद है, तो कोई नज़र ही नहीं आ रही। विधवाओं को, परित्यागताओं को कहाँ पे वो दी जाती है? जहाँ पे तनख्वाह नहीं दी जा सकती आपको, वहाँ पर आप कैसे बहनों की मदद करोगे? कैसे उनके बच्चों की शादी की मदद करोगे? किस तरीके से वहाँ पे उनके एजुकेशन के लिए गरीब बच्चों की मदद कर सकोगे? उनकी फ़ीस कैसे जमा करा सकोगे? कैसे गरीब बेटियों की शादी करा सकोगे? कहीं पैसा ही नज़र नहीं आता वक्फ बोर्ड में। जो बैठता है वो खा लेता है, जिसके टच में आते हैं बोर्ड वो कर लेता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको मैं ये, कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। जो गरीबों को जाना चाहिए, जो यतीमों को जाना चाहिए, तो वहाँ पे बैठने वालों का बहुत बड़ा रोल रहता है इसका। और आप लोगों की मदद से ये जो बिल आया, ये पूरे देश के अंदर जिस तरीके से हमने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक इस तरीके से वो चलाया कि कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अगर पानी की पहली बूंद बरसात की तपती हुई रेत में गिरती है तो फना होती है। दरिया जब बनता है जब वो कुछ बूंदें फना होती है, तो ये फना होने वाले हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले भाई साहब के मार्गदर्शन में चलने वाला मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। आपको हमको इसकी हो सकता है सुविधाएं, खुशहाली कम मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे बच्चे आएंगे, हमारी पीढ़ी आएंगी, हमारी औलाद आएंगी, याद करेंगे कि ये बिल कैसे लागू हुए थे। इसके लागू करने के लिए एक संगठन था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो एक अंग्रेज जी के मार्गदर्शन में चलता था और देश में उन बिलों का साथ देकर आगे बढ़ाता था। जय हिंद, जय संगठन, सलाम अलैकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।